part of my chapter. So today, class 11, CBSE board, chapter 1, Indian economy on the eve of independence. We are coming to the next topic, that is industrial sector. कौन से टॉपिक में हम पढ़ा रहे हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ सी, as in the case of agriculture, so also in manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. Even as the country's world famous handicraft industries declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up and take pride of place so injured by the former. The primary motive of the colonial government behind this policy of systematically decentralization, industrializing India was twofold. The intention was to reduce India to the status of a mere exporter of imported raw materials for the upcoming modern industries in Britain, and second, to turn India into a sprawling market for the finished products of these industries so that their continued expansion could be ensured by the maximum advantage of their own country. वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था इन आवर फर्स्ट वीडियो डे बिफोर येस्टरडे. 2 दिन पहले हमारा फर्स्ट वीडियो हुआ था जहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था. सो एज यू ऑल नो, द रॉ मटेरियल्स, इंडिया बिकेम अ मियर एक्सपोर्टर. ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, मियर एक्सपोर्टर, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड यहाँ पर बनकर आता था और सारा रॉ मटेरियल्स आपका ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल ना कॉलोनियल रूल का मतलब यहाँ पे क्या है? अब आप कहोगे मैम उस टाइम उस एरा को कॉलोनियल एरा क्यों बोला जाता था? बिकॉज दे सेट अप कॉलोनीज. ब्रिटिशर्स व्हेन दे इन्वेडेड इंडिया, जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तब उन्होंने क्या किया? कॉलोनीज सेट करी अपने हिसाब से. जैसे बंगाल में बहुत सारी कॉलोनीज है, डिविजन्स हैं, भाग कर दिए, तो इसलिए उस एरा को, उनके टाइम को कॉलोनियल रूल बोला जाता है. ठीक है. सो उन्होंने रॉ मटेरियल्स, हमारे इंडिया में बहुत सारी प्रोड्यूस होती थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी थी. यहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल्स लेके गए, फिर अपनी कंट्री में जाके फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप करते थे. टेक्नोलॉजी थी, हाई लेवल टेक्नोलॉजी वॉज देयर. फ्रॉम देयर दे यूज टू टेक एंड देन द प्रोडक्ट्स. देन इंडिया बिकेम व्हाट? इंडिया के पास कोई डेवलपमेंट नहीं था. ओनली इट बिकेम raw materials were transporting from this from our country, exporting from our country. It became just a mere exporter. बस एक मामूली सा एक एक्सपोर्टर बन गया, मतलब निर्यात हो रहा था, मामूली सा निर्यात करने. So the main intention of the Britishers were to set up modern industries in their home country Britain. Okay, उनका मेन इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा था? अपना होम कंट्री में मॉडर्न इंडस्ट्रीज को बिठाना, ये सबसे बड़ा उनका मोटिव था. दिस वॉज देयर मेन मोटिव. ओके, नाउ सी व्हाट वाज हैपनिंग नाउ. स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा जो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग हो रहा था. हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, इवन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जिससे हमारी लाइवलीहुड अर्न करते थे हम, एग्रीकल्चर के अलावा हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से काफ़ी कुछ पैसा अर्न करते थे, क्योंकि बिकॉज वी आर इंडिया इज़ रिच इन रॉ मटेरियल्स. हमारा देश काफ़ी बहुत कुछ है हमारे देश में, जो रॉ मटेरियल से हमारा फिनिश गुड्स तैयार होता है. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मलमल का क्लॉथ दिखाया था. देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी हमारी, जिसमें सिल्क एंड कॉटन इंडस्ट्रीज थे, वो भी स्लोली आपका डिक्लाइन हो रहा था. एंड इससे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, देन अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड. अब लोगों के पास धीरे धीरे काम नहीं बच रहा था. नाउ द अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड एंड व्हाट हैपेंड इन द इंडियन कंज्यूमर के माइंड में फिर क्या आया? अब हमको धीरे धीरे जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, सो हम बाहर से फिर कपड़े फॉर मतलब क्या था कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनके माइंडसेट में एक माइंडसेट था जो
उनके कपड़े फिर हम लोग पहनने लग रहे थे। स्लोली स्लोली दे वर ट्रांसपोर्टिंग देयर, वहाँ से हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जितना भी फैब्रिक का जाता था, फिनिश गुड्स यूज टू कम फ्रॉम देयर एंड पीपल यूज टू वेयर दोज क्लोथ्स। ओके, उसके आगे भी उसको बॉयकॉट भी किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ व्हेन पीपल वर डूइंग व्हाट, सप्लाई हो रही थी locally produced clothes by Indian customers, or consumer. After that, what did they do? Now, because of this, now slowly, because people were now making, and this came as a finished goods of cheap, saste, imported clothes from Britain. ब्रिटेन से सस्ते माल आ रहे थे, वो हम लोग अपने देश में पहन रहे थे। ओके, बट नाउ उसके आगे ही फिर वो हमारा जो बॉयकॉट इम्पोर्टेड गुड्स वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था, नारा लगाया था, जो बाहर से आई हुई चीज़ों को बैन किया जाए, वो इसी प्रोसेस के बाद हुआ था। ओके, जब इसके बाद ही हुआ था। नाउ नेक्स्ट, अब जब आप देख रहे हो जो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके यू आर अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयड हो रहे लोगों के पास काम नहीं है, दे आर नॉट एबल टू अर्न मनी, देन नाउ अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू नो व्हाट हैपेंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, शुरुआत के 1900 के दशक में, आपके 1900 के दशक में क्या होने लगा, आप लोगों की स्लोली फैक्ट्री सेटअप होने लगी। स्लोली फैक्ट्री सेटअप ऑफ व्हाट, जूट एंड कॉटन का सबसे पहले दोबारा सेटअप होने लगा, बट इट वाज वेरी स्लो। जो डेवलपमेंट प्रोसेस था, जो द स्पीड वाज वेरी स्लो। सबसे पहले आपका क्या हुआ अर्ली 19th सेंचुरी में, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज। Now you can see, now slowly and gradually in the early 19th century, industries or factories, industries started to set up, but the process was slow. ओके, प्रोसेस आपका स्लो था अर्ली 19th सेंचुरी में। सबसे पहले आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ पे फिट हुई, कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ पर थी, कॉटन इंडस्ट्रीज सेटअप इन दैट इज स्टेट्स ऑफ मुंबई एंड गुजरात। मुंबई, गुजरात, ये कौन से पार्ट्स थे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मुंबई एंड गुजरात इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपका मुंबई एंड गुजरात, आपका मुंबई एंड गुजरात में कॉटन इंडस्ट्रीज वर स्टार्टिंग टू फॉर्म अप। ओके, देन नेक्स्ट इज ओके क्लास। सो अब मैं आपको यही बता रही थी दैट नाउ इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज वर सेटिंग अप। आपकी कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, दिस इंडस्ट्रीज का सेटअप, एंड वो मेनली कौन से एरियाज में डोमिनेटिंग थे, इन विच एरियाज दे वर डोमिनेटिंग, द एरियाज ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज वॉज मोस्टली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, दैट इज Mumbai, present day Mumbai, that during the colonial rule it was known as Bombay,
एंड योर गुजरात। इसलिए आपका फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप वॉज इन गुजरात, इन सूरत। तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, इन गुजरात, सूरत। एंड नाउ द जूट इंडस्ट्रीज, इन द जूट इंडस्ट्रीज यू कैन से, जूट इंडस्ट्रीज के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। द जूट इंडस्ट्रीज was manufactured and dominated in Bengal, but precisely it was totally British controlled. उस पर पूरा ब्रिटिश कंट्रोल था। ओके, सो आई हैव अ वेरी ओल्ड जूट बैग जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। द जूट फैब्रिक, सी द व्हेन इट इज़ अ वेरी, सी यू कैन सी दिस, दिस इज़ एन ओल्ड जूट बैग। इस पे हैंडीक्राफ्ट किया गया है एंड दिस इज़ ऑफ माई मदर इन लॉ। मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी सासू माँ का है। एंड इस पे आप देख रहे हैं ये जो डिज़ाइन किया गया, दिस इज़ ऑल्सो जूट। जूट लुक्स लाइक दिस। आप लोगों ने बोरा देखा होगा, आप कहोगे मैम वाई आर यूजिंग सैक, इंग्लिश में हम लोग सैक कहते हैं बोरा, जिसमें गांव वगैरह में, विलेजेस में जब लोग जाते हैं तो वहाँ से जब बहुत सारा यू कैन से वीट, गेहूँ, आटा सब लेकर आते हैं तो वो इसी फैब्रिक का बैग होता है। एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जिसमें वर्क किया गया है उन्होंने अपने स्कूल टाइम में किया था, इन द आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड में उनके टीचर ने कराया था। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी दिस बैग, दिस इज़ जूट बैग। ओके, वन मोर थिंग, इससे पहले हम लोग सिल्क इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे। सो प्योर सिल्क, नाउ प्योर सिल्क का एक साड़ी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आई हैव अ माई मदर इन लॉ साड़ी, एंड जो साड़ी है प्योर सिल्क की। अब आप कहोगे मैम ऐसा साड़ी आप लोगों के मदर्स भी पहनते होंगे। मैम ये तो सब सेम है। नहीं, फैब्रिक की पहचान होनी चाहिए। यू नो, यू शुड आइडेंटिफाई द फैब्रिक, विच काइंड ऑफ फैब्रिक इट इज़, एंड द प्योर सिल्क फैब्रिक इज़ लाइक दैट। जो आपकी साड़ी है उसको इस तरीके से फोल्ड किया गया है दैट वो 2-3 फोल्ड्स में भी इट कैन स्क्वीज इनटू वन। एंड वो रेशमी धागे यानी कि सिल्क थ्रेड्स जो सिल्क वॉर्म से निकल के आया है उससे बन के आता है। आई विल शो दैट ऑल्सो। सो दिस इज द प्योर सिल्क साड़ी, you can see it is so light weighted. Okay, see, now see this, what you can see, this transparent, the silk worm, it is made from silk worm. वो worms अलग से रेशम के अलग से शाइन दिखाई देंगे आपको। ओके, एंड इट कैन बी फोल्डेड इनटू 4 to 5 parts. See, you can fold it into 4 to 5 parts. अच्छे से फोल्ड मैंने नहीं किया है, लाइक द शॉपकीपर्स, वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं। एंड देन दे फोल्डेड इनटू अ वेरी स्मॉल पैकिंग बैग, यू नो, पॉली बैग। बहुत ही छोटे पॉली बैग में वो देते भी हैं उसको, ये दिखाने के लिए दैट प्रूफ दैट दिस इज प्योर सिल्क साड़ी। सिल्क बहुत तरह के होते हैं बट प्योर सिल्क साड़ी अलग होता है। ओके, हाँ, और स्टील जो आप लोग यूटेंसिल्स डेली यूज में जो आप बर्तन यूज़ करते हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील्स ऑल्सो। ये वाला वॉच तो स्मार्ट वॉच है आपका, जो यू नो दैट एनालॉग वॉच होता है चेन वाला, उसके अंदर स्टेनलेस स्टील लगा होता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सबसे पहले किन्होंने फॉर्म की है इंडिया में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आपके जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, इसलिए उनके नाम से यू नो जमशेदपुर सिटी का नाम पड़ा है। इट इज आयरन एंड स्टील सिटी ऑल्सो। जमशेद टाटा इन 1907, कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? 1907, नोन एज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। ओके, फिर स्लोली और भी आपके इंडस्ट्रीज फॉर्म हुए, पेपर सीमेंट, यू नो, पेपर सीमेंट आपका फिर फॉर्म हुआ है, पेपर सीमेंट। Okay, see, now in your book let's see a few other industries in the sugar का भी फॉर्म हुआ था, sugar from sugarcane industries, you know, आपके गन्ने के से शुगर,
सीमेंट पेपर इंडस्ट्री कम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका वैसे भी कब खत्म हुआ है? 1945 ताकि, और स्टार्ट हुआ है 1939। तो उसी ड्यूरेशन में आपके ये पेपर, सीमेंट एंड शुगर इंडस्ट्रीज फॉर्म हुए। नेक्स्ट इज हाउएवर देयर वर हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, मतलब कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कोई भी नहीं थी उस टाइम पे। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज मीन्स विच कैन प्रोड्यूस machine tools which are term used in producing articles for current consumption. The establishment of few units here are, there are no substitute in the near wholesale displacement of country's traditional handicraft industries. Furthermore, the growth rate of new industrial sectors contribution to the gross domestic product GDP or gross value added रिमेन वेरी स्मॉल। मतलब हमारे फिर देश का जो जीडीपी, कैपिटल इंडस्ट्रीज गुड जैसे कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, फिर कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लांट लगाए गए आज के टाइम पे, बड़े बड़े प्लांट, मतलब आप कोई सामान बना रहे हैं उसके लिए जो आपको मशीनरी चाहिए वो बड़े बड़े कैपिटल इंडस्ट्रीज गुड्स फॉर्म नहीं हो रहे थे। जैसे कार इज अ फिनिश गुड्स, राइट। कार को बनने के लिए हर जगह से कोई ना कोई पार्ट आता है, मेटल, स्टील, आयरन, ओके, कार्बन, देन योर केमिकल्स आर, मेनी केमिकल्स आर आल्सो देयर व्हिच आर पुट इन द इंजन ऑफ द कार। तो उसको बना के जो फिनिश गुड्स है वो कैपिटल इंडस्ट्री है। फिर वो जो कंप्लीट होकर उसके लिए भी तो मशीनरी चाहिए। वी नीड द मशीनरी फॉर मेकिंग द होल अ बिग कार ऑल्सो, ओके। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ कार, डीलक्स कार, लग्जरी कार और योर बाइक्स। तो ईच एंड एवरी पार्ट इज कमिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में से छोटे छोटे पार्ट्स जा रहे हैं आपकी गाड़ी के। सामने का जो लाइट है, हैलोजन लाइट, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम समवेयर, ओके। तो वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज फॉर्म करने से फिर इससे क्या होता है, आपके देश की जीडीपी बढ़ती है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस एडेड वैल्यू। ग्रॉस एडेड वैल्यू, ग्रॉस एडेड वैल्यू, आपकी ग्रॉस एडेड वैल्यू आपकी बढ़ती है, ओके। देन उसके बाद देखते हैं another significant drawback of the industrial sector was very limited area of operation of public sector. This sector remained confined to railways, power generation, communication, ports and some other department undertakings. Public sector भी होना चाहिए जहाँ पे पूरे पब्लिक के लिए कोई काम हो रहा हो। सो उसमें कुछ ही पार्ट्स थे, दैट इज रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन। रेलवेज में ट्रेन की जो बोगी है वो पहले ट्रेडिशनली कपूरथला इन पंजाब, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप है जहाँ पे आपकी ट्रेडिशनली जो हमारी पुरानी ट्रेन के बोगीज या जो पार्ट्स होते हैं, बॉक्सेस, उनको बनाया जाता था वहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बारे में भी हम लोग काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, दैट यू नो इंडिया बिकेम जस्ट अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इट्स ओन कंट्री टू ब्रिटेन एंड इट वॉज वेरी रेस्ट्रिक्टेड। मतलब कुछ ही पार्ट्स में ब्रिटिश अलाउ करती थी टू यू नो प्रमोट दिस गुड्स। अब इसमें क्या होता था, फॉरेन ट्रेड, हाउ इट वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग दोज डेज। सो जो आपका raw materials and what was exporting from India, that was raw materials like you know jute, cotton, silk, indigo यानी कि नील, जो मैं इंडिगो के बारे में आपको बता भी चुकी हूँ, एंड शुगर, wool. As you know, 85% of our India's population was living in the villages. So वहाँ पे हर्डिंग होता था, यानी कि चराना, बकरी, भैंस और जो भी हमारा कैटल होता है, यू नो, तो उसमें से हमको वूल भी मिलता था, ओके, सबसे बहुत ज़्यादा। शुगर, एवरीथिंग वॉज ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स ब्रिटेन। ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एंड फिनिश गुड्स होकर वापस आ रहा था एज फिनिश गुड्स होकर आ रहा था। क्या बन के आ रहा था?
that was the clothes, woolen clothes, cotton clothes, these things were coming from there. And जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो हमारा टोटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, टोटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, एंड दे वर प्लेइंग मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल हैंडेडली हम मार्केट को पूरा चला रहे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपोली, और भी मैं आपको जब आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी। बट अब ब्रिटिशर्स वर प्लेइंग मोनोपोली। मोनो मीन्स सिंगल हैंडेडली दे वर ट्रेडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रेड का मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम one place to another। Transporting goods from one place to another। Now you can see what were they doing। तो ये इतना मैंने आपको समझा दिया है। You can see that it was Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports. As a result, half of the foreign trade was restricted in Britain, while the rest was allowed with a few countries और थे जहाँ पे आपका trade होता था। That was your Ceylon, that is modern day Sri Lanka, China, and Persia, that is modern day Iran। So the opening of the Suez Canal फिर बाद में ओपन हुआ, वो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। In box 1.3 the map is given when the Suez Canal is passing by। Suez Canal आपका पास हो रहा है। The most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was a generation of a large export surplus। सबसे मेन उस टाइम पे क्या था फॉरेन ट्रेड का, जो मोस्टली हमारा इंडिया बिकेम अ मैसिव एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, सेवरल असेंशियल कमोडिटीज जो हमारे खाने पीने के लिए ज़रूरी है, फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन एक्सेट्रा वॉज स्कैर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। आपकी डोमेस्टिक मार्केट मतलब आप खुद के मार्केट में आप जब जा रहे हो, स्कैसिटी यानी कि कमी होना, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज जो हम आगे पढ़ाएंगे, कमी हो रही थी आप लोगों की किसकी, फूड, ग्रेन्स जो हम खाना खाएंगे, kerosene, oil, these type of things। okay, because everything was transported to other country। furthermore this export surplus export more than they need। surplus did not result in any flow of gold or silver in India। इससे कोई भी गोल्ड और सिल्वर का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था इंडिया में। and rather this was used to make payments for the expenses incurred by any office set up by the colonial government in Britain। expenses on war again fought by the British government, then the import of invisible items which led to the drain of India's wealth। इससे धीरे धीरे हमारा इंडिया का जो वेल्थ है it was slowly degrading। हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है, जो पैसा है, डोमेस्टिक जीडीपी है, वो स्लोली डाउन होता जा रहा था। नाउ डेमोग्राफिक कंडीशन। व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन? वेरियस डिटेल्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें सेंसस, जैसे हम हिंदी में कहते हैं जनगणना, 1881 में सबसे पहली हुई थी। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफिक condition। First population census started in 1881। ओके, सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस हमारा 1881 में शुरू हुआ था। ओके, यू कैन सी वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। सेंसस हिंदी में हम जनगणना कहते हैं। आज भी हमारा इसी तरीके से पॉपुलेशन को इट इज काउंटेड हाउ मच पॉपुलेशन इज करेंटली वी हैव।
सबको पता है वी हैव राइट नाउ 1.26 बिलियन. In India is now becoming the most populated country in the world. So through the suffering from the certain limitation, it revealed the unevenness in India's population growth. मतलब अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ था उस टाइम पे. हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी. ओके, यू कैन सी एवरी 10 years सच हर 10 साल में सेंसस काउंट होता था. In every before 1921, India was in the first stage of democratic transition. The second stage transition became after 1921. ट्रांजिशन मतलब बहुत बड़ा बदलाव आया 1921 के बाद. From 1881 till 1921 there was one transition, and after that we have different transition. काफी changes आए. You can see the various social development indicators were also not quite encouraging. The overall literacy level, लोग कितने पढ़े लिखे थे. Now there is a difference between literate and educated. If a person can read and write, सिर्फ लिख के और पढ़ सकते, then the person is literate. और एजुकेशन मतलब डिग्रियां लेना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, वो तो उस टाइम पे बहुत ही दूर की बात थी. बट only 16% पीपल वर देयर. सिर्फ 16% लोग थे जो लिटरेट थे. एजुकेशन तो दूर की बात है, एजुकेशन वॉज नॉट देयर. those were literate, only they can read and write. Okay, now you can see out of these the female literacy level was very at a negligible low, about 7%. Public health facilities were either unavailable to large chunks of population or were available highly inadequate. Consequently, water and airborne disease were rampant and took a huge toll on life. No wonder the overall mortality rate, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, the death rate was very high in that particular. The infant mortality rate was quite alarming, about 218 per thousand, in contrast to the present day infant mortality rate of 33%. Life expectancy was very low, 32 years, in contrast to present 69 years. आज के टाइम में जो एवरेज डेथ रेट है इंडिया की, दैट इज 69 years. ओके, एवरेज डेथ रेट मतलब मोस्टली पीपल लिव टिल 69 years. और उस टाइम पे बिफोर during this stage 1881, 1921, after 1921, you can see the death rate was your death rate was so much low. It was 32 years, a young age. It was only 32 years because there was no facilities of health. हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कुछ नहीं थी तब. उस टाइम पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज से ब्रिटिशर्स अपने पर्सनल फैसिलिटीज रखते थे फॉर देयर ट्रीटमेंट्स, बट आवर इंडियंस डिडंट हैव एनी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज. और उस टाइम पे लोगों में अवेयरनेस नहीं थी. वुमेन, द फीमेल एजुकेशन वॉज नेग्लिजिबल. जो गर्ल्स थी, गर्ल्स को उस टाइम पे पढ़ाया नहीं जाता था. मोर्टेलिटी रेट, लोग कितने दिनों तक बचते हैं, इट वॉज ऑल्सो वेरी लो. पब्लिक हेल्थ वॉज नॉट देयर. एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब पैदा होते ही, जन्म लेते ही बच्चे आपके मर जाते थे. बिकॉज द मदर्स हु वर डिलीवरिंग द बेबीज, दे डिड नॉट हैव प्रॉपर treatment or good qualified doctors. Indian doctors were not there because education level was very low. तो उससे क्या हो रहा था, आपकी infant mortality rate was, infant means the newborn baby. Infant mortality rate was 218,000 per baby. Okay, 218,000 rate per thousand. तो सोच सकते हैं. नाउ इट इज कम इनटू 33%. काफ़ी कम हो चुका है बिकॉज वी हैव नाउ प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर द यंग मदर्स हु आर गिविंग बर्थ टू द बेबीज, एंड वी हैव highly qualified educated doctors also. So you can see this was the rate. And
लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो, जो मैंने आपको बताया 32 ईयर्स। और पॉवर्टी, इसी वजह से फिर पॉवर्टी भी था, एजुकेशन वॉज नॉट देयर, फीमेल एजुकेशन वॉज अनअवेलेबल, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इट वॉज वेरी हाई। ओके, in the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at the time, but there is no doubt the extensive poverty prevailed in India during the colonial period. भाई ब्रिटिशर्स इस तरीके से मोनोपोली मार्केट चला रहे थे, द पीपल वर अनएम्प्लॉयड, हमारे देश के लोग ही अनएम्प्लॉयड थे, एंड गरीबी होगी, भूखमरी होगी, खाने को नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, कमाएंगे नहीं, तो आप लोग कमा नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने लाइवलीहुड को कैसे अर्न करेंगे? हाउ विल यू गेट द बेसिक्स नीड्स ऑफ एन ह्यूमन लाइफ, दैट इज फूड शेल्टर, फूड शेल्टर एंड लाइफ, food shelter and life. Okay, next is occupational structure. अब next topic is occupational structure. Okay, now the next topic is occupational sector. तो अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे that till 1921 the infant mortality rate, the death rate of people was very low, there was extensive level of poverty, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, then people were unemployed, people were not getting work. Now let's come to the next topic, that is occupational sector. Up slowly there was a improvement of occupational sector, means where the people are divided among each other, among their work according to their skill. उनको जो उनका टैलेंट भी अब धीरे धीरे देख रहे थे, बिकॉज अब उनको ब्रिटिशर्स को ये था, जो अब धीरे धीरे भाई जब उनको भी देख रहे हैं ना, जो पीपल आर डाइंग, people are not living now, slowly they have to give some work to our India also. Slowly they were giving occupation according to the skill. The people can do what? Because they were not educated, so they were not any in a higher level of any post, so they were mostly the people that time was laborers और मजदूर थे, तो वो कैसा कैसा काम कर रहे थे. Now Britishers introduced, during this time Britishers introduced रेलवेज टू आवर कंट्री. हमारा रेलवे सेटअप हुआ था इन द 1850s, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस. तो आपको पता है रेलवे लाइन सेटअप हो रही थी उस टाइम पे. जितने भी आपके रेलवे लाइन सेटअप हुई हैं, पीपल वर एम्प्लॉयड एंड एंगेज इन दैट वर्क, बट दे वर गिवन डेली वेजेस. उनको डेली वेजेस दिया जा रहा था. रेलवे लाइन्स वर सेटअप, थिंग्स वर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब इसमें रेलवे लाइन्स में आपके जो रॉड्स लग रहे हैं, जो आपका स्टोन्स यूज हो रहा है, तो पीपल वर डूइंग वर्क, तो धीरे धीरे काम मिल रहा था 1850s में. और सबसे पहला ट्रेन कब चला है हमारा? 1853. द रूट वॉज बॉम्बे टू थाने. बॉम्बे टू थाने आपका पहला रूट था इन 1853. ओके, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है. धीरे धीरे जोग्राफिकल फैक्टर्स कम होते जा रहे थे. आप लोग तो क्या है, अब आप काम कर रहे हो, बिजनेस कुछ काम करना है आपको, यू आर डूइंग एट वन प्लेस ओनली. नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू अदर प्लेसेस ऑल्सो, एंड दैट कुड ओनली हैपन विथ रेलवेज. जब हमारी ट्रेन चल रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर क्या हो रहा है, आपका जोग्राफिकल बैरियर्स, मतलब जगह एक जगह से दूसरी जगह भूगोलिक कारण की वजह से आप नहीं जा पा रहे थे, तो अब आप जा रहे हैं धीरे धीरे. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी द नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी में देखते हैं. ऑन द वन हैंड पीपल अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स. कल्चरल बैरियर्स, हर स्टेट में अलग अलग टाइप का हमारा कल्चर है. बंगाल हैज डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, your Punjab has different type of culture. You can go from one place to another by your railway, your train. हम ट्रेन के थ्रू अब जा सकते हैं. ओके, फिर उससे क्या हो रहा था, then the
Other hand, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economics in India. The volume of India's export Okay, so next come to the last topic, that is infrastructure. Okay, so occupational structure में हमने बात कर ली that agriculture sector had the most workforce. Agriculture sector के पास सबसे ज़्यादा workforce था, but slowly and gradually some states of India, कुछ state of India में हमारी manufacturing units भी सेटअप हो रही थी, जो मैंने पहले बताया था, बंगाल, देन योर मुंबई, गुजरात, देन इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो द मद्रास प्रेसिडेंसी विच इज प्रेजेंट डे नोन एज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो बिल्डिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका बिल्ड हो रहा था. सो व्हाट वाज हैपनिंग, जो भी आपको बताया, रेलवेज वर सेटअप, रेलवेज वर सेटअप, रोड्स वर मेड, रोड्स भी बन रहे थे, यू नो, योर प्रॉपर पब्लिक रोड्स वर मेड, एंड स्लोली पीपल वर यू नो ब्रिजिंग द जोग्राफिकल बैरियर्स एंड कल्चरल बैरियर्स. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में काम, लोगों का रहन सहन, बात करना, रहना, सब कुछ डिफरेंट होता है. द वे ऑफ लिविंग इज डिफरेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. इवन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. बट पीपल वर नाउ डूइंग देयर बिजनेसेस from one state to another during those time. In 1850s, railways were also set up, roads were also made, people were slowly and slowly employed. So in the last, you can see in your infrastructure, it is also given, or first railway, your first railway line was set up for first train, you know, was your first railway train moved from in 1853 from Bombay to Thane. Okay, now infrastructure under the colonial regime, basic infrastructure was railways, ports, you know, ports, because mostly Britishers came from the sea route. So ports, ship, where your commercialization of goods, trading was going from foreign trade from one place to another through way of your water route, that is sea route, ports, water transport, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. पोस्ट एंड टेलीग्राफ उस टाइम पे क्या हमारा कम्युनिकेशन का बेस्ट पार्ट था, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्टेट टू अनदर पार्ट ऑफ द स्टेट, दैट इज पोस्ट. डाकघर जिसको हम हिंदी में कहते हैं पोस्ट. पोस्टमैन यूज टू गिव, डाकिया आता था आप लोग का पोस्ट लेके एक जगह से दूसरी जगह. स्लोली एंड ग्रेजुअली नाउ दीज थिंग्स आर ऑल्सो गेटिंग डाउन बिकॉज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी आ चुकी है. अब मोस्टली कोरियर का काम होता है आपका पोस्ट ऑफिस में. ओके, देन व्हाट डिड डेवलप, योर पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स. पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, you should remember this. Next is, however, the real motive behind the development of the people to serve colonial interests. Roads constructed in India, advent of the British rule, were not fit to the modern transport. जब ब्रिटिश रूल से पहले जो रोड्स बनाए गए थे इंडिया में, वो हमारे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग दे वर नॉट फिटिंग एट ऑल. ओके, द रोड्स वर बिल्ड प्राइमरी सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग आर्मी विद इन इंडिया and drawing of raw materials from countryside to the nearest railway station, okay, to the port to send these far away. मतलब आपके फॉरेन डेस्टिनेशन में जाने के लिए उस रोड से रेलवे तक जाने के, रेलवे लाइन तक जाने तक का जो सफ़र है, द टाइम इट इज़ बिन टेकन, it was not fitting at all to take the raw materials from that to their foreign land. Okay, then what was happening, there will always remain an acute shortage of all weather roads to reach out to the rural areas during rainy season. कुछ
शॉर्टेजेस भी थी बिकॉज रोड्स वर जस्ट डेवलपिंग. सो कुछ एरियाज रेनी सीजन के टाइम पे नहीं जाया जाता था. विच सफर्ड विथ नेचुरल कलामिटीज़ एंड फेमाइंस. जब नेचुरल कलामिटीज़ होते थे, जब आपके कुदरती कोई भी काम हो रहा है, जैसे तूफान आ रहा है, आपका फ्लड हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, उस टाइम पे पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था. जिससे व्हाट वाज क्रिएटिंग फेमाइन. फेमाइन मीन्स भुखमरी, जब आप लोग स्टार्विंग विथ हंगर. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज. आई हैव एक्सप्लेन यू. ऑन द अदर हैंड पीपल अंडरटुक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, and thereby they break geographical and cultural barriers, while on the other hand it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of village economies in India. The volume of India's exports undoubtedly expanded, but its benefit rarely accrued to the Indian people. फिर इंडियन पीपल फिर क्या कर रहे थे, जैसे रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ, दे वर आउटवेटेड विद द इंडियाज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस. फिर धीरे धीरे टुक मेजर्स इन डेवलपिंग इनलैंड ट्रेड, सी लेन्स. हाउएवर from the inland waterways at time proved uneconomical, as in case of coast canal on the Orissa coast. तो धीरे धीरे कोस्टल एरियाज में भी आपका कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था ऑफ ट्रेड फ्रॉम, जो सामान आपका शिप्स के थ्रू वाटर लेवल मतलब सी रूट से होते हुए आता था. Yet it failed to compete with the railways, which soon transferred the region running parallel to the canal and had untimely abandoned. उसके बाद the introduction of the expensive system of electric telegraph in India. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो बहुत एक्सपेंसिव था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था. ईच एंड एवरी वन कुड नॉट अफोर्ड दैट. पैसे नहीं खर्च कर सकते थे. पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. द पोस्टल सर्विसेज on the other hand, despite having useful public purpose, remain inadequate. अब कंक्लूजन पे आते हैं. नाउ योर चैप्टर इज कमिंग टू एन एंड. हमारा चैप्टर आपका एंड होता है. कंक्लूजन में देखिए, बाय द टाइम ऑफ इंडिया बोर्न इंडिपेंडेंस, इम्पैक्ट ऑफ 2 century in British colonial rule was showing all the aspects of Indian economy. मीन्स आपका इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आपका ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट था इन द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्थाई कंडीशन व्यवस्था में जो उनका असर पड़ा, वो बिल्कुल भी नहीं गया. Slowly it was remained during very a long time in our country. Okay, the industrial sector was crying for modernization, diversification, capacity building, increased public investment. बहुत कुछ उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था इन आर इंडियन इकोनॉमी. पब्लिक सेक्टर, कैपिटल इंडस्ट्रीज, गुड्स कैपिटल इंडस्ट्रीज नीड टू बी सेटअप, जो आज के टाइम में हम लोग के पास है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ज़रूरत थी, तभी हम आगे बढ़ सकते थे. फॉरेन ट्रेड हुआ ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग द फार्म रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन. जो रेलवे नेटवर्क था उसका अपग्रेडेशन होना ज़रूरी था, बिकॉज उन्होंने ओनली 1 or 2 parts ऑफ इंडिया दे हैव जस्ट फॉर्म द रेलवे लाइन, जो कि इन ईच एंड एवरी इट वॉज नीड एन एक्सपेंशन मतलब उनका बढ़ना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज पीपल नीड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द पार्ट्स ऑफ फ्रॉम द रेलवे लाइन. Prevalence of rampant poverty, unemployment required welfare orientation of public economic policy. Policy बनना बहुत ज़रूरी था for the public, as you know people were unemployed during that time. लोगों को काम मिलना बहुत ज़रूरी था. In a nutshell, the social economic challenges before the country were enormous. The social means people need to work to their mentality, people need to work for their well-being, people need to work for their education, development, socially, economically, paisa, how people need to be get employed according to their skills. This was needed for a very long time. Okay, the bridge between these problems and challenges need a very long time. So now your chapter comes to an end, and in the description box आप लोगों को मैं इस चैप्टर के PDF नोट्स ज़रूर दूंगी, और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो